जय हिंद दोस्तों। सीडीएस में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही सवाल पीवाईक्यू से हैं। तो इस तरह से जो हमारी सूरवीर बैच है वो काफ़ी इफेक्टिव है। हर एक सब्जेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी बैच से देखने को मिले हैं। इसके अलावा यूट्यूब और जो बाकी डिस्कशन हम करते हैं प्लेटफॉर्म्स में, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिले हैं। और ना केवल मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बल्कि उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल्ड मैनर में। पहला सवाल यह है जो आपसे पूछ रहे हैं, स्मृति लिटरेचर का कौन सा पार्ट है। देखिए, जो हमारी समग्र बैच है और जो सूर्य बैच है, उसमें जो पहली ही सब्जेक्ट है, पहली ही फाइल के अंदर हमने बात करी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एंड जो सेकंड लेक्चर था उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट वैदिक लिटरेचर, जिनमें ये सवाल मैंने लिखा था कि वैदिक लिटरेचर को किस नाम से जानते हैं। तो वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है लिसनिंग, सुनना, है ना, जिससे सुना जा सके, दैट विच इज हर्ड। तो आप जानते हो कि जो वेद हैं उनका टाइम पीरियड काफ़ी पुराना है। तो ये रिवील्ड नॉलेज हैं, जो बहुत ही एंशियंट सेजेस हैं, ऋषि मुनि हैं, और उन्होंने इनको रिवील करा, इन नॉलेज को, और फिर इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। तो ये स्मृति से अलग है। देखिए, स्मृति का मतलब क्या होता है, आप जानती हो, स्मृति का मतलब होता है याद रखना, याद करना, राइट। तो वैसे एंशियंट टेक्स्ट जो याद हुए लोगों को, ऋषि मुनियों को, एंड उसके बाद वो ट्रांसफर हुए, वो स्मृति हैं। बट श्रुति क्या है, जो सुन करके ट्रांसफर हुए हैं, जो आगे बढ़े हैं। तो स्मृति अलग है। जैसे मैंने बहुत डिस्कशन करा था श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस है। इसके बाद संहिता की भी बात करी थी। फिर वेदांग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेदांग 6 ऑक्सिलियरी डिसिप्लिन है जो वेदों की अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। तो जो वेदांग है ना, वो एडिशनल चैप्टर है वेद के, जिनमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो ये सारा उसी का पार्ट है जो वेदांग के 6 हिस्से हैं। ठीक है। तो जो वेद हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो आप, वेद जो है वो क्या है, श्रुति हैं, है ना। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये अपौरुषेय है, यानी ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। अपौरुषेय मतलब ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। तो इस वजह से ये इटर्नल रेविलेशन है, यानी ये सुन करके, हियर्ड होकर के बाय एंशियंट ऋषिज इन डीप मेडिटेशन, उनसे ये आगे बढ़े हैं। तो जो वेद हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये श्रुति का पार्ट है। इसके बाद जो वेदांग हैं, जो वेद के लिम्स हैं, जो ऑक्सिलरी साइंस है, जो हेल्प करने में मदद करते हैं वेदों की, है ना। अभी मैंने आपको बता दिया वेदांग के बारे में। जैसे सबसे पहले तो इनमें शिक्षा आता है, व्याकरण आता है, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। तो ये 6 वेदांग हैं। और ये जो वेदांग है, ये रेविलेशन नहीं है, ये ह्यूमनली कंपोज टेक्स्ट है। ये लोगों ने लिखा है, इंसानों ने लिखा है वेदांग को। बट वेदों और वेदांग में डिफरेंस यही है कि वेद रिविलेशन है, एंशियंट रिविलेशन है, एंशियंट सेजेस ने उन्हें रिवील करा है, उन्हें लिखा नहीं गया है। तो ये डिफरेंस है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक है लिख करके ट्रांसमिट करना, एक है सुन करके ट्रांसमिट करना। तो जो वेद हैं वो स्मृति नहीं बल्कि श्रुति लिटरेचर का पार्ट हैं। तो वेद को आप हटा दो तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए। देन ये देखो, यहीं पे जो पीवाईक्यू है, अगर सिर्फ आप ये करके जाते हो तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि वैदिक लिटरेचर क्या है, श्रुति का पार्ट है। तो अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, बट हमें थर्ड चेक करना है। तो कल्प सूत्र किसका हिस्सा है, वेदांग का हिस्सा है। और वेदांग क्या है, वेदांग स्मृति का पार्ट है। दैट्स इट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो ऐसे टफ क्वेश्चन भी आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं अगर आपने पीवाईक्यूज को सही से समझा है। और ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है, एक एक चीज़ वीडियो में। अगर आपने वीडियो कवर की है तो बहुत अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर वाली जो एनसीईआरटी, उनमें भी आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि वैदिक व्यू कैसा होता है इंडिविजुअल का और सोसाइटी से उसके रिलेशन का। 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, धर्म पे, अर्थ पे, काम पे और मोक्ष पे। आपने जरूर सुना होगा, ये टर्म्स बहुत ही फेमस है। धर्म मतलब सही तरीके से जीना, एथिकल लिविंग। अर्थ का मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी रिलेटेड टू मनी। एंड काम का मतलब वही डिजायर्स जो होते हैं हमारे। एंड मोक्ष का मतलब स्पिरिचुअल फ्रीडम, है ना। देन इसी के बाद हम देखते हैं जो वेद हैं वो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिटरेचर हैं। इन्हें हम श्रुति कहते हैं, जो कि इटर्नल है, सेल्फ एविडेंट है और डिवाइनली मतलब इंसानों ने, ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा रिवील्ड है ना। सेज ने, यानी जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन चीज़ों को परसीव करा वैदिक मंत्राज के रूप में, मेडिटेशन में, कॉन्टेम्पलेशन में, और इसके बाद ये इसी तरह से आगे बढ़ा है। इसी वजह से एंटायर वैदिक लिटरेचर को हम श्रुति कहते हैं। जबकि इसी के दूसरी और कुछ ह्यूमन क्रिएशन भी हैं लिटरेचर में, जिन्हें हम स्मृति कहते हैं, जो लोगों ने, इंसानों ने लिखा है। जैसे रामायण, महाभारत,
महाभारत इंक्लूडिंग द भागवत गीता, उपनिषद एंड धर्मशास्त्र रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्मृति ट्रेडिशन। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो महाभारत, उपनिषद वगैरह जैसे देखो इन्होंने पूछा भी है, पुराण रामायण है ना, ये सारे आपके स्मृति लिटरेचर का पार्ट है, क्योंकि इंसानों के द्वारा या यूं कहें ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है ना, सुन करके रिवील नहीं किया गया है। डिफरेंस है दोनों बातों में। तो दैट्स इट। आई होप आपको इसमें कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके पास एक छोटा नोटबुक है तो उनमें आप कुछ बातें लिख सकते हैं, जैसे स्मृति क्या है, श्रुति क्या है, इनमें क्या टाइप्स हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लिख लेते हो तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है। आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और अशोक मेहता। तो देखिए हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हमने यूपी पीसीएस की एनालिसिस की थी। उस टाइम भी मैंने आपको ये बताया था बहुत ही डिटेल में। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो सवाल कुछ ऐसा था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पहला स्टेटमेंट ये कि ये फॉर्म हुई जनवरी 1934 में, और दूसरा तो ये कि जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन करा क्योंकि वो सोशलिज्म को बहुत मानते थे, सोशलिज्म में उनकी सिंपैथी थी, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। ये क्वेश्चन बीपीएससी में था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में किनके द्वारा फाउंड होती है। तो मैंने आपको बताया था आपको दो नाम याद रखना है, एक तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी का, दूसरा आचार्य नरेंद्र देव जी का। बहुत फेमस नाम है दोनों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, और आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम वो जरूर डालते हैं। ठीक है, तो ये पेपर हमने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी ने सीएसपी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं करा। इसका बहुत सारा रीज़न था, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो सोशलिज्म से जुड़े हैं तो पार्टी से भी जुड़ जाएंगे। वो सोशलिज्म को इन जनरल प्रमोट करते थे, और इसका रीज़न भी है, कुछ चीज़ें उन्हें सही नहीं लगती थी नेहरू जी को सीएसपी की, इसलिए वो नहीं जुड़ा। इनफैक्ट आप देखो आज़ादी के बाद जो सीएसपी है वो कांग्रेस से अलग टूट करके निकल जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जयप्रकाश नारायण एंड लोहिया जी, और इसके बाद ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाता है, जो कि बहुत ही फेमस पार्टी है। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं हम। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो बहुत ही सीधा सा सरल सवाल है। इन्होंने सिंपली पूछा है कि कौन फाउंडर है, तो आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ हम डेफिनेटली जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो इनफैक्ट जुड़े हुए भी नहीं थे, तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जर्नल, न्यूज़पेपर या पॉम्फलेट वगैरह के बारे में दिया गया है, एंड ये पूछा जा रहा है कि इनके फाउंडर कौन हैं। कुडियरासु, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल और भवानी मंदिर। मान लो आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सारे सवाल आपको पता तो होंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी आते हैं। तो मैं कैसे सोचता हूँ, देखिए साफ तौर से इन नामों में समझ आ रहा है कि ये कुडियरासु ये साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज है। अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है कि ये तमिल लैंग्वेज है, फिर भी आप डेफिनेटली ये तो किसान बुलेटिन तो हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये तो इंग्लिश वर्ड है। भवानी मंदिर हिंदी का टर्म है, तो ये तो होंगे नहीं। यहाँ पे बस एक ही नाम है ईवी रामास्वामी नायकर जी का, जो डायरेक्टली साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो ए जाएगा 4 के साथ, तो ये हट गया, सॉरी ये सी और डी हट गए। देन इसके बाद किसान बुलेटिन, तो इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो किसान सभा से या किसानों के हित से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने किसान सभा से इंदुलाल याग्निक जी का नाम जरूर जोड़ा होगा। कई बार हमने भी डिस्कस किया है पीवाईक्यूज के टाइम पे, और सिविल सर्विसेज में भी इनफैक्ट पूछा गया है। तो इस तरह से, क्योंकि देखो एट द एंड बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो आप याद नहीं रख सकते हो, एक लिमिटेड ही याद रख सकते हो, है ना। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ जाता है कई बार। वैसे भी मैं आपको इसका सोर्स ही बताऊंगा। खैर इंदुलाल याग्निक जी जुड़े हुए हैं और खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो इस तरह से ऑल इंडिया किसान सभा के फाउंडर थे इनफैक्ट। तो इस तरह से ये मैच होगा B3 के साथ। तो बस एक ही आंसर बचता हमारा ऑप्शन है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता जी ने फाउंड करा है, और भवानी मंदिर जो है ये अरबिंदो घोष जी ने। कुछ और न्यूज़पेपर मैं आपको बताता हूँ जो पूछे जाते हैं पेपर में, अगर आप उन्हें ध्यान रख लें तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला नाम आता है केसरी का। तो केसरी बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, ये मराठी लैंग्वेज में, पहले आप ये ध्यान रखिएगा मराठी भाषा में है। और इसी तरह से एक और न्यूज़पेपर है मराठा के नाम से, और ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी होने की नीड नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। देखिए केसरी जो है मराठी में है और मराठा जो है इंग्लिश में है। ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा लिखा गया है। देन और कुछ न्यूज़पेपर हैं, एक तो वंदे मातरम है, ये बहुत पूछते हैं। वंदे मातरम
पेरिस से निकलता था, इसलिए ज़्यादा फेमस है। क्योंकि आप समझो इंडियन एक्टिविटीज़ को किसी दूसरे लैंड में लेकर जाना और उसे प्रमोट करना थ्रू न्यूज़पेपर्स, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो ये पेरिस से निकलता है वंदे मातरम न्यूज़पेपर, और इनके फाउंडर हैं मैडम बीकाजी कामा। देन अगला न्यूज़पेपर है तलवार। ये भी न्यूज़पेपर बर्लिन से प्रकाशित होता है, बर्लिन से, है ना। और तलवार के फाउंडर हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। सिविल सर्विस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। देन इसके बाद और जो न्यूज़पेपर हैं, एक तो बॉम्बे क्रॉनिकल है जो फिरोज शाह मेहता जी ने, ये देखो पूछ लिया गया, जो फिरोज शाह मेहता जी ने फाउंड करा है। और बंदी जीवन, ये भी जो एक तरह का खास जर्नल है, सचिन नाथ सन्याल जी ने प्रकाशित किया है, ये भी पूछा जाता है। रस्त गोफ्तार पूछ लेते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, बहुत बार स्टेट पीसेस में पूछा गया। रस्त गोफ्तार ये गुजराती में था, रस्त गोफ्तार गुजराती में था, और ये दादा भाई नौरोजी जी ने 1851 में ये फाउंड करा था। और इंडियन मिरर है, ये भी पूछते हैं, इंडियन मिरर। वैसे तो बुक्स एंड ऑथर्स पर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इंडियन मिरर जो है, ये न्यूज़पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर जी का है, इंडियन मिरर। और एक न्यूज़पेपर और है जो आपको ध्यान रखना है, वो है द हिंदू, जो आप जानती हो कितना फेमस है ना। इंग्लिश में है, वीकली स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, और GS अय्यर जी इनके फाउंडर हैं, गोपाल सुब्रमण्यम अय्यर जी। और भी 2 लोग थे, जैसे वीर राघवाचारी जी थे, सुब्बाराव पंडित जी थे, बट मेजर फाउंडर में इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, GS अय्यर जी का। सो या दैट्स इट। ये क्वेश्चन देखिए गदर मूवमेंट पे, मैंने 2022 में ही 9 नवंबर को एक वीडियो बनाई थी गदर मूवमेंट के ऊपर। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 8 मिनट की ही वीडियो है, बट इसमें हमने 12 PYQs डिस्कस किए थे। और अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप विदिन सेकेंड्स ऐसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। कंप्लीट PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। गदर मूवमेंट 1913 में फाउंड होता है सैन फ्रांसिस्को में, सबको पता है। सोहन सिंह भाखना जी इनके फाउंडर हैं। मेजर लीडर में लाला हरदयाल जी का भी नाम आता है, राइट। एंड देन ये जो तीसरा कह रहे हैं, गदर मूवमेंट अपने वीकली गदर से अपना नाम लेता है, जो कि सेवरल इंडियन लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, गदर वीकली से इनका नाम पड़ता है। सो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सिविल सर्विसेज का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बिकॉज वो 12 क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप इसे रेफर कर लीजिए डायरेक्टली। तो गदर आप जानती हो ये एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन है जिनका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। सो आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट 2022 में भी सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके CAPF के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। तो जितने भी सवाल अभी हमने देखे, या तो वो हमारे बैच से सॉल्व हो रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से भी कुछ सवाल सॉल्व हो रहे हैं, इनफैक्ट PYQ से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको अरेंज करना है पॉलिटिकल एसोसिएशन के फॉर्मेशन को। पहले इसे सॉल्व करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फाउंड हुआ? ये चारों बहुत ही फेमस नाम है, हर जगह हमने भी डिस्कस किया। कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन आए उनमें इनका नाम आता है। तो जब हमने कांग्रेस पढ़ा था उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड होता है 1866 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। अब देखो मुझे तो बहुत अच्छे से ये सब याद है, क्योंकि मैं हर बार इन चीज़ों को लिख के पढ़ाता हूँ। जब आप इन्हें याद कर रहे हैं, इन्हें पढ़ रहे हैं, मेरे साथ लेक्चर देख रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप इन्हें एक बार लिख लेंगे, बहुत ही लंबे समय तक ये आपको याद रहेगा। खैर अभी इसका आंसर देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 होना चाहिए। अब यहाँ देखो आप, पूना सार्वजनिक सभा वही चीज़ 1870। इंडियन एसोसिएशन, ये बहुत ही फेमस नाम है इंडियन एसोसिएशन, इनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1876 में। मद्रास महाजन सभा 1885 में, और मद्रास महाजन सभा 1884 में फाउंड होता है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, है ना। पूना सार्वजनिक सभा किनके द्वारा फाउंड होता है? तो ये MG रेनाडे जी का नाम आता है मेजरली। और इंडियन एसोसिएशन में 2 बहुत फेमस नाम है, जरूर याद रखिएगा। एक तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी हैं, और इनके अलावा आनंद मोहन बोस हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ फाउंड हुआ होगा, बंगाल वाले रीजन में, कलकत्ता में खास तौर से। देन मद्रास महाजन सभा, ये इनके फाउंडर में M वीर राघवाचारी जी का नाम आता है, और GS अय्यर जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए ये नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का PYQ है, बहुत बार रिपीट किए गए हैं ऐसे सवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? पहले आएगा पूना सार्वजनिक सभा, देन इंडियन एसोसिएशन, इसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा, राइट।
और इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि किस पीरियड में प्लोड फील्ड यानी जूते हुए खेत के एविडेंस मिले कालीबंगन राजस्थान में? अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन या चैल्कोलिथिक? याद करो एनडीए की एनालिसिस की थी हमने यूट्यूब पे, ये रही वो वीडियो 1 साल पहले आई है एनडीए की हिस्ट्री सेक्शन की। तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट सोर्स के साथ बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कालीबंगन में, और ये जुड़े हुए हैं अर्ली हड़प्पन लेवल्स के साथ। मैंने आपको बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली फेज, मेच्योर फेज, लाटर फेज, राइट। तो अर्ली हड़प्पन के साथ हम जोड़ते हैं, यानी हड़प्पन फेज के इनिशियल टाइम पे ही जब शुरुआत हो रही थी हड़प्पन फेज की, उसी टाइम पीरियड के आसपास हम देखते हैं कि प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेत देखने को मिल रहे हैं। सो इस हिसाब से ये बिल्कुल सही था। देन टेराकोटा मॉडल की बात कर रहे थे बनवाली में, तो ये भी सही है, कई बार हमने डिस्कस किया है, एनसीईआरटी की कंप्लीट वीडियो है 4 घंटे की, वो आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। देन कह रहे हैं देयर इज एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विथ मेच्योर, नहीं अर्ली फेज, अभी हमने पढ़ा, ये देखो आप अर्ली फेज, तो दूसरा हो गया गलत, और आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3। तीसरा सही है, कालीबंगन में जो प्लोड फील्ड मिले हैं वो 2 सेट ऑफ फरो देखने को मिलते हैं जो राइट एंगल में इस तरह से क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जिससे ये पता चलता है कि 2 अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते थे। अब सोचिए दोस्तों, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन ये लोग एक साथ 2 अलग अलग तरह के क्रॉप उगा रहे हैं। इनफैक्ट जो सिस्टम है ड्रेनेज का, बाकी चीज़ों का, वो तो आज के डेट में बहुत जगहों से, आई एम नॉट टेलिंग कि सारी जगहों से, बट बहुत जगहों से एडवांस्ड है। तो ये होती है सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री में। आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमें आइडिया लगता है कि इट वाज एन इवोल्यूशन ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन ए अर्ली हड़प्पन। अगला सवाल देखिए, अमर नायका सिस्टम के ऊपर है। खैर अभी बात करते हैं राय और नायक के बारे में। तो देखिए, जो एम्पायर में पावर एक्सरसाइज कर रहे थे वो केवल राजा नहीं थे, मिलिट्री चीफ भी थे। यानी विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री चीफ के हाथों में भी बहुत पावर थी, जो सेना को संभाल रहे थे वो भी पावर अपने हाथों में रखे थे। उनके पास फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, आर्म सपोर्टर होते थे। ये जो चीफ हैं ये यूजुअली एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते थे, और साथ के साथ ही आप देखो बहुत सारे केसेस में इनके साथ किसान होते थे, पीजेंट्स होते थे, जो फर्टाइल लैंड को देखते थे और ताकि उनमें सेटल हो सकें। यही जो चीफ हैं इन्हें नायक कहते हैं, और ये यूजुअली तेलुगु या कन्नड़ भाषा कहते थे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का एरिया आप समझ सकते हैं साउथ इंडिया है, और खास तौर से तेलुगु कन्नड़ वाला रीजन है। बहुत सारे जो नायका हैं इन्होंने अथॉरिटी सबमिट करी थी किंग्स को, और वैसी बात है किंग के अंडर ही इन्हें काम करना है, लेकिन कई बार ये रेबल भी करते हैं, विरोध भी करते हैं उस चीज़ का, और मिलिट्री एक्शन से सबड्यू भी हो जाते हैं, है ना। और अमर नायका सिस्टम की बात करें तो ये एक तरह का पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। बहुत सारे जो फीचर है वो इक्ता सिस्टम से लिए गए थे। तो जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम था ना, इक्तादारी वगैरह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो इक्ता सिस्टम का ही इंस्पिरेशन था, उसी तरीके से देखने को मिल रहा था अमर नायका सिस्टम। कौन थे ये अमर नायका? देखिए, अमर नायका मतलब क्या है? मिलिट्री कमांडर। राजा है, उनके साथ मिलिट्री कमांडर है, जिन्हें टेरिटरीज दी जाती थी कि आप उन्हें गवर्न करिए, एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था, आप इन्हें गवर्न करिए। अब इस एरिया में अमर नायका क्या करता था? टैक्स भी लेता था, इसके अलावा और भी पीजेंट से दूसरे तरह के टैक्सेस, ड्यूज वगैरह चार्ज करता था, और इन्हें जो रेवेन्यू मिल रही है ना इन चीज़ों से, टैक्सेस से, ये इनका पर्सनल यूज भी करते थे। इसके अलावा ये एक स्टैप्युलेटेड आर्मी मेंटेन करने का काम करते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कुछ एरिया, कुछ रेवेन्यू का कुछ हिस्सा अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेते हैं, और हॉर्सेस, एलिफेंट्स वगैरह भी मेंटेन करते हैं। ये जो कंटिजेंट्स हैं ये विजयनगर किंग्स को प्रोवाइड किए जाते थे विथ अ इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स विद विच दे ब्रॉट द एंटायर सदर्न पेनिनसुला अंडर देयर कंट्रोल। बात समझ आ रही है? ये इन्हें अमर नायकाज को एरिया मिला, लैंड मिला, जिनसे इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करा। उन पैसों से कुछ तो अपना खर्चा पानी चलाया, और कुछ पैसे एलिफेंट्स और हॉर्सेस में लगा दिए। इनको मेंटेन भी तो करना है, इन्हें चारा खिलाना है, कोई देखभाल के लिए चाहिए। और जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो एलिफेंट्स और हॉर्सेस ये किंग को दे देते थे, और किंग काफ़ी पावरफुल हो जाते थे, और इसके बाद बाकी एरियाज को सबड्यू कर लेते थे। कुछ जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो मंदिर के और इरिगेशन वर्क के टेम्पल के लिए भी जाता था।
ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ रही है। अमर नायका ट्रिब्यूट भेजते थे एनुअली राजा को, और पर्सनली भी उनके दरबार में जाते थे कि हाँ भाई राजा जी, हम आप ही के अंडर हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपसे सबड्यू ऐसा नहीं है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, भले ही हम अपना एरिया खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप ही जो है वही हमारी चीज़ें देख रेख करिए। और वो खुद ही गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाते थे अपनी लॉयलिटी दिखाने के लिए। और किंग ओकेजनली असर्ट करते थे अपने कंट्रोल को बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक ही जगह पे कोई अमर नायका है तो अपनी पावर सारी हाथों में ले लेता है, तो जो ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ भी देखने को मिलता था, एक अमर नायका को दूसरी जगह भेज दिया जाता था। और 17वीं सेंचुरी में हम देखते हैं बहुत सारे जो नायका वो इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम भी स्थापित कर लेते हैं। दैट मीन्स इनकी हाथों में इतनी पावर आ जाती है कि ये किंग को सबड्यू कर देते हैं और कहते हैं ये मेरा इंडिपेंडेंट एरिया है, इसमें हम किसी राजा की बात नहीं मानेंगे। अमर नायका अपनी मर्जी से चलते थे। तो सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई। अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं। पहला कह रहे हैं ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था, बिल्कुल सही बात है, विजयनगर एम्पायर का था। दूसरा कह रहे हैं मिलिट्री कमांडर थे, इन्हें टेरिटरीज दी जाती थी कि आप गवर्न करिए, टैक्सेस कलेक्ट करिए, अदर ड्यूज लीजिए पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से। एनसीईआरटी की ही लाइन कॉपीड है। उसके बाद कह रहे हैं ये कुछ रेवेन्यू का हिस्सा रिटेन यानी अपने पास बनाए रखते थे पर्सनल यूज़ के लिए, और स्टैपुलेटेड कंटिजेंट रखते थे, मतलब इमरजेंसी में अगर राजा को जरूरत पड़ी तो घोड़े और हाथी एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये अमर नायका उन्हें प्रोवाइड करते थे, क्योंकि एट द एंड किंग ही सब कुछ है ना, किंग के हाथों में ही पावर है, इन्हें तो एक टेरिटरी मिल गई है गवर्न करने के लिए। तो इस तरह से ये भी सही है। उसके बाद कह रहे हैं दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा आपको, खासतौर से साउथ इंडियन किंगडम में, जहाँ पे रेवेन्यू का उनका कुछ हिस्सा टेम्पल, स्कूल, चैरिटी इनमें ना जाता हो। तो इस हिसाब से ये हो जाता है गलत, हमसे गलत पूछा है, सो आंसर इज डी। तो एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है। अगला देखिए, इसी वजह से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने कवर करा है यूट्यूब पे भी, बैच पे भी। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, जो क्लास है अमर नायका की वो किसे रेफर करती है? क्या ये सिविल सर्वेंट्स है, क्या विलेज चीफ हैं, क्या ट्राइब्यूटरी चीफ हैं, या मिलिट्री कमांडर हैं? सो आंसर इज डी, दे आर मिलिट्री कमांडर। अगला, अमर नायका सिस्टम कहाँ देखने को मिला, कहाँ का पॉलिटिकल इनोवेशन है? तो विजयनगर किंगडम का है। सो ये सारे आप पढ़ सकते हो, सीडीएस के ही क्वेश्चन है, दैट मीन सीडीएस अपने क्वेश्चन ही रिपीट करता है। सीएपीएफ में भी पूछा था इन्होंने अमर नायका के बारे में, करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं ये मिलिट्री कमांडर थे जिन्हें गवर्न करने दिया गया टेरिटरीज। दूसरा, अपनी सर्विसेज के बदले उन्हें कैश में भी सैलरी मिलती थी। नहीं, गलत बात है, कैश में क्यों मिलेगी? आपको लैंड मिला, आप वहाँ से टैक्सेस लो, कैश वगैरह राजा क्यों देंगे, है ना? तो इस हिसाब से सेकंड हो जाता है गलत, तो सेकंड आप उड़ा दो और आंसर निकल के आ गया बी 1, 3 और 4। ये स्टैपुलेटेड कंटिजेंट एलिफेंट वगैरह मेंटेन करते थे। ट्राइब्यूट यानी राजा को ट्रिब्यूट भी भेजते थे, सम्मान के रूप में कुछ पैसे भेजते थे, खुद ही दरबार में आते थे गिफ्ट्स वगैरह लेकर राजा को अपनी लॉयलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। सो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मतांगनी हाजरा और लक्ष्मण नायक सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन बारदोली सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों यूपीपीसीएस की एनालिसिस की थी हमने, इस टाइम पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इन्हें सर्च कर लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे ये तो 2 ही साल की एनालिसिस थी, ये 2023 में पूछा गया था ना ये सवाल, हाँ ठीक है, हाँ ये रहा। देखिए इन्होंने पूछा था कौन सी वीमेन फ्रीडम फाइटर क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी नहीं है? मतांगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, शांति घोष, अरुणा आसफ अली। समझ आ गई बात? तो मतांगनी हाजरा क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, इन्हें गांधी बूढ़ी कहते हैं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपना आप कह लो कि सेक्रीफाइस मार्टिडम दिया 1942 में, पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई है। देन ये देखो एनसीईआरटी का भी रेफरेंस लिया है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो इसमें मतांगनी हाजरा जी हैं बंगाल से, कनकलता बरुआ जी असम से, रमा देवी जी हैं उड़ीसा से। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं वीमेन फ्रीडम फाइटर भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। अरुणा आसफ अली जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, बहुत सारे लीडर्स ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कितना टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में? अब सवाल ये है या समझदारी ये है कि जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं तो बाकी ऑप्शंस भी एनालाइज करें। अदरवाइज सिर्फ आप ये करके जाओ कि हाँ एक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि शांति घोष जी क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो बस आप इतना ही पढ़ के जा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन फिर आप कैसे टैकल कर पाओगे?
आई होप आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि ऑप्शंस की रिवर्स इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं, देखिए एक एक नाम मैंने आपको बताया है कनकलता बरुआ जी के बारे में पूरा लिख लिख करके कि यंगेस्ट मार्टियर है क्विट इंडिया मूवमेंट की, मुक्ति वाहिनी को ये लीड कर रहे हैं। इनका एक सुसाइड स्क्वाड भी था मृत्यु वाहिनी के नाम से, कि अगर जीवन दान देने की बात आए देश को आज़ाद करने के लिए तो हम जीवन दान भी देंगे। दैट वाज द स्पिरिट। और जब भी फ्रीडम फाइटर्स की बात आती है बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी ऑल ओ टू देम। ये आज़ादी दोस्तों ऐसे ही नहीं मिली है, आप जानती हो, न्यूमरस लोगों का सेक्रीफाइस है। सो या दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर आप CDS या CAPF NDA वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए जो हमारी सूर्य बैच है आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। 2026 के लिए 1 साल की वैलिडिटी मिलती है इसमें आपको। सारे UPSC के PYQs तो हैं ही, बाकी स्टेट PCS के भी, और बहुत सारे पेपर्स के PYQs हैं। और इसके अलावा हम लोग NCERT और स्टैंडर्ड टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के जैसा एक्ट करता है। इसके बाद आपको अलग से कुछ भी रेफ़र करने की नीड नहीं है। और ये बैच की इंक्वायरी के नंबर हैं, ये डिटेल्स वगैरह हैं, यहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। क्लास ऐप और वेबसाइट में चलती है। सो थैंक यू, जय हिंद।